गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सोल्यूशन चैप्टर से मैं अपने लेक्चर 3 की बात करने जा रहा हूँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस की अगर हम बात करें तो पहले अगर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को लेके चले तो वो कॉन्सेप्ट जो पुराना जिसके पहले मैंने बताया था, लाइक डिसॉल्व लाइक, वो हर जगह यूनिवर्सली आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बट यहाँ स्पेशल कुछ बातें मैं बताऊंगा आपको। नेचर ऑफ गैस की जब बात होती है तो मैं कहता हूँ या हम लोग कह सकते हैं कि गैसेस विच आर इजिली लिक्विफाइड, जो गैसेस इजिली लिक्विफाई होती हैं, आर मोर सॉल्युबल इन वाटर इन लिक्विड। जो गैसेस इजिली लिक्विफाई होती हैं उनकी सॉल्युबिलिटी इन जनरल ज्यादा होती है। वैसे मैं आपको बताऊं कि जितनी भी पॉइजनस गैसेस होती हैं वो इजिली लिक्विफाई होती हैं। या अगर आपको याद हो स्टेट्स ऑफ मैटर में मैंने 11th क्लास में आपको पढ़ाया होगा कि जब हम लोग रियल गैसेस की बात करते थे तो वहां पे वैन डर वाल्स कांस्टेंट से भी हम लोग डिसाइड करते थे कि कौन सी गैसेस ज्यादा सॉल्युबल होंगी, कौन सी गैसेस इजिली लिक्विफाई होंगी। उसका फैक्ट्स मैंने बताया था कि वहां पे दो कांस्टेंट यूज करते थे, ए और बी, जो कि ए हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बताता था और बी हमारे इफेक्टिव साइज को बताता था। तो हम कहते थे अगर ए डोमिनेट करता है बी पे, ए डोमिनेट करने का मतलब कि जो गैसेस मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। और जब गैसेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इन जनरल उनकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो ज्यादा होगी। तो कुछ थॉट्स तो हम पहले से भी जानते हैं। मैं ये भी कह सकता हूं जिन गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है उन गैसेस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। ये बात आप याद रखेंगे, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मान लीजिए आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए जाए और आपको बताना हो कि बताओ, फाइंड आउट इनका ऑर्डर बताओ मुझे, तो मैं आपको दो इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। तो ये जो दोनों कॉन्सेप्ट हैं ये हायरार्की के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे। वो जो दो कॉन्सेप्ट हैं, पहले आप उस गैस में क्या चेक करेंगे, पोलैरिटी। क्या चेक करेंगे आप, गैस की पोलैरिटी देखेंगे और दूसरा क्या देखेंगे, उसका मोलर मास। लेकिन वन बाय वन, ये बात ध्यान रखेंगे। पहले आप पोलैरिटी को चेक करेंगे। आप कहेंगे सर हाउ टू डिसाइड द पोलैरिटी, केमिस्ट्री की नॉलेज की जरूरत होती है यहाँ पे, बट फिर भी मैं एक शॉर्ट तरीका आपको बताने जा रहा हूं। कहा जाता है कि आप डेल्टा EN की वैल्यू आप कैलकुलेट करो। ये थोड़ी इंफॉर्मेटिव बात है बट अगर आप जानोगे तो बहुत इफेक्टिव होता है। कहा जाता है अगर डेल्टा EN की वैल्यू 0.5 से ज्यादा आ जाए तो आप समझ लेना कि जो भी कंपाउंड, जो भी मॉलिक्यूल आपके सामने गिवन है वो पोलर होगा। ठीक है, अगर डेल्टा EN की वैल्यू अगर लेस देन 0.5 आ जाए ये पोलर कहलाएगा, ये हमारा पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा, ये हमारा नॉन पोलर कहलाएगा। अगर डेल्टा EN की वैल्यू 0.5 से कम है उसको हम बोलेंगे दिस इज नॉन पोलर। अगर डेल्टा EN की वैल्यू हमारी 0 आ जाती है तो ये प्योरली आपके प्योर कोवेलेंट कंपाउंड, या इसको हम कह सकते हैं प्योर नॉन पोलर। वेरी गुड, ये बात आप ध्यान रखिए। अब आप चैलेंज आपके सामने ये है कि डेल्टा EN कैलकुलेट कैसे करेंगे आप, ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। तो डेल्टा EN चलिए मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाता हूं। अगेन फिर से एक बात मैं आपके दिमाग में डालना चाह रहा हूं कि जब आप किसी भी गैस सॉल्युबिलिटी को देखना चाह रहे हैं तो आप पहले पोलैरिटी चेक करेंगे। पोलैरिटी को कैसे डिसाइड करेंगे, डेल्टा EN निकालेंगे और डेल्टा EN से अगर जो चीजें डिसाइड होती हैं देन ठीक है। अगर मान लीजिए कुछ केसेस में डेल्टा EN आपका फेल कर जाएगा तो हम दूसरे पार्ट पे आएंगे। पहले आप पोलैरिटी चेक करेंगे। तो मैं इनका डेल्टा EN निकालना सिखाता हूं। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1। नाइट्रोजन की 3, हाइड्रोजन की 2.1। तो डेल्टा EN की वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ 0 कितना आएगा, डेल्टा EN मतलब चेंज कितना मिलेगा, 0.9। वेरी गुड, ये 0.9 आएगा। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5। दो एलिमेंट है यहाँ पे, कार्बन और ऑक्सीजन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखेंगे तो हमको कितना मिलेगा, डेल्टा EN की वैल्यू यहाँ पे कितने मिलेगी, 1। यहाँ पे डेल्टा EN की वैल्यू ये 2.5 है, ये 2.1 है, यहाँ पे डेल्टा EN की वैल्यू कितनी आएगी, 0.4। अच्छा यहाँ पे आप ध्यान से देखें, मैं इसको बना के स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, यहाँ नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ पे दोनों एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू सेम है एंड दैट्स व्हाई इनकी डेल्टा EN की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। वेरी गुड, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक छोटा सा एक्सेप्शन है। यहाँ पे डेल्टा EN की वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर हम बोले, मैं एकदम स्ट्रिक्टली बता रहा हूं, अगर जिसकी पोलैरिटी ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो आपके अकॉर्डिंग तो आप कह सकते हैं कि सर इसकी पोलैरिटी ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो अमोनिया है
ये वाटर के साथ एक और बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एंड दैट्स वाई। तो मैं कह सकता हूं कुछ गैसेस ऐसी भी होती हैं जो वाटर के साथ, अगर सॉल्वेंट हमारा वाटर है, उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे तो एक्सेप्शनली उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। तब पोलैरिटी के साथ साथ उस एडिशनल फीचर्स को भी हम ध्यान देंगे। तो अमोनिया में चूंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, एंड दैट्स वाई पोलैरिटी थोड़ा इससे कम है, बट इसकी सॉल्युबिलिटी जो होगी वो CO2 से ज्यादा हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ठीक है, अगर यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो हम कहते सॉल्युबिलिटी इसकी ज्यादा होगी, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एंड दैट्स व्हाई अमोनिया की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। प्रॉब्लम तो तब आई कि इनमें तो हमने चलिए डिसाइड कर लिया कि अमोनिया की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। मैं यहां लिखता हूं, अमोनिया की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है किससे, CO2 से, और CO2 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है किससे, मीथेन से। प्रॉब्लम तो फंस गई यहां पे जब हम O2 और N2 के पास आए, क्योंकि इनकी डेल्टा EN की वैल्यू 0 हो गई। तो मैंने आपको समझाया था कि हम हायरार्की फॉलो करेंगे। तो अगर पोलैरिटी से हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो इसको अब हम मोलर मास से डिसाइड करेंगे। किससे डिसाइड करेंगे हम लोग, मोलर मास से। अब मोलर मास चेक करेंगे, तो इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाल के देख ले। इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास आएगा 32 ग्राम, इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास आएगा 28 ग्राम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पोलैरिटी अगर यहाँ दोनों की इक्वल है तो मोलर मास से डिसाइड करेंगे तो किसका मोलर मास ज्यादा है, ऑक्सीजन का मोलर मास ज्यादा है, एंड दैट्स व्हाई ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू व्हाट, नाइट्रोजन। तो जो ऑर्डर मिलेगा हमें सॉल्युबिलिटी ऑर्डर, यहां मैं कह सकता हूं ये सॉल्युबिलिटी ऑर्डर अगर मैं यहाँ पे लिख लूं तो सॉल्युबिलिटी ऑर्डर ये मिलेगा मुझे। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई है। मैं बताया आपसे कि हायरार्की को हमेशा आप फॉलो करेंगे, पहले पोलैरिटी चेक करेंगे और फिर उसके बाद आप मोलर मास चेक करेंगे, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे इसके आगे मैं बात करता हूँ, ये नेचर ऑफ गैस की बात कर रहा था मैं। अगर मैं यहाँ पे नेचर ऑफ सॉल्वेंट की बात कर लूं मैं, तो ऑब्वियस है अगर मैं यहाँ पे बात करूं नेचर ऑफ सॉल्वेंट, अगर मैं यहाँ पे बात करूं नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट की बात करूं मैं, तो एक कोटेशन जो पुराना कोटेशन है मैं आपको बता चुका हूं, लाइक डिजॉल्व लाइक को ही आप फॉलो करेंगे, लाइक डिजॉल्व लाइक को आप फॉलो करेंगे। ये एकदम फैक्ट इंफॉर्मेशन है कि लाइक डिजॉल्व लाइक से ही आप डिसाइड करेंगे कि अगर सॉल्वेंट आपका पोलर है और आपकी गैस जो सल्यूट है वो भी पोलर है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इन जनरल ज्यादा। अगर सॉल्वेंट आपका नॉन पोलर है और आपका जो सॉल्वेंट है वो भी नॉन पोलर है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। ये पोलैरिटी इसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लेंगे। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और मैं आपको बताऊं, कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात मैं अगर यहाँ पे करूं, कहा जाता है कि जिन सॉल्वेंट्स का, तो ये एक दूसरा फैक्टर की मैं बात कर रहा हूं, ये सेकेंड फैक्टर था। थर्ड फैक्टर की बात करूं मैं कह सकता हूं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आप ये लिख सकते हैं कि हायर द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कहा जाता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा, तो मैं कह सकता हूं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा, दैट इंप्लाइज सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। बट ये ध्यान रखना है कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये डिफाइंड होता है फॉर सॉल्वेंट, किसके लिए डिफाइंड होता है ये, सॉल्वेंट के लिए। अब ये भी देखना पड़ेगा कि नेचर कैसा है, सॉल्वेंट आपका पोलर है या नॉन पोलर है। तो यहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात पोलर के लिए होती है, नॉन पोलर के लिए हम बात नहीं करते हैं। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि जिन सॉल्वेंट्स का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो कि पोलर सॉल्वेंट है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा, उनकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे मैं आपको समझाऊं, ये बात आप याद रखेंगे, लेकिन ये पोलर सॉल्वेंट के लिए है। जैसे मैं आपको समझाऊं यहां पे, अगर मैं बोलूं कि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप जानते हैं 81 डिवाइड होता है, और जैसे मैं बोलूं अमोनिया, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 25 डिवाइड होता है। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, एंड दैट्स व्हाई, यही वजह है कि वाटर को एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट ट्रीट किया गया था, ठीक है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट ट्रीट किया जाता है। अमोनिया भी एक अच्छा सॉल्वेंट है, इट्स अ पोलर सॉल्वेंट, बट यहां पे आप ध्यान देंगे कि अमोनिया का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर से बहुत ही कम है, एंड दैट्स व्हाई इसमें गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी होगी वो वाटर के रिस्पेक्ट में कम होगी। एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों मैं और आपको समझा दूं, कहा जाता है कि वो गैसेस जो सॉल्यूशन में जाते ही या सॉल्वेंट में जाते ही, सॉल्वेंट से इंटरेक्ट करते ही जो आयंस फर्निश्ड करती हैं, जो अपने आयंस में टूट जाती हैं,
उन गैसेस की सॉल्युबिलिटी एक्सेप्शनली बहुत ज्यादा होती है। तो मैंने आपको यहाँ पे गैस की सॉल्युबिलिटी की बात करी। अब मैंने बताया कि जो गैसेस सॉल्वेंट में जाते ही अपने आयंस को फर्निश करती हैं या अपने आयंस में टूट जाती हैं, उन गैसेस की इन जनरल सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। एंड थैंक यू।